इस साल इस स्टॉक में। चलिए अब बैंकों की बात करते हैं और बैंकों को लेकर दो डेवलपमेंट्स है। एक तो कुछ बैंकों में कुछ बाइंग आती हुई दिखाई देगी एएमसीज की और ऑफ कोर्स कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की। दूसरी तरफ आरबीआई ने कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी सौंप दी और उस पर एनपीए को लेकर एक पर्सपेक्टिव सामने रखा गया है। लेकिन कहां पर पहले फ्लो आएगा उस पर यतिन को जोड़ लेते हैं। यतिन बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर रखें? गुड मॉर्निंग अर्चना। देखिए 3-4 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इंडसइंड बैंक, उसके बाद फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीआई ने एक बड़ा अप्रूवल दिया है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एएमसी यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस को कि वो अपना हिस्सा इन 3 बैंक यानी इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10% तक बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि एएमसी और इंश्योरेंस की बाइंग आपको दिखाई पड़ सकती है पॉसिबली इस अप्रूवल के बाद, तो ये 3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स इंडसइंड, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मेरे ख्याल में आरबीएल का भी नाम उस सूची में शामिल हुआ है। तो वो 3-4 बैंक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इनमें बेस्ट ट्रेड क्या है इस पर आएंगे। मानस एक बार देखिएगा इन 2-3 स्टॉक्स में से ट्रेड का मौका कहाँ मिल रहा है और आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा जा रहा है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक ट्रेंड सेट करेगा कि आने वाला साल लार्जली बैंकों के लिहाज से कैसा रह सकता है। बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और डटी हुई है। रिपोर्ट में एनपीएस को लेकर भी कुछ जिक्र हुआ है कि कंफर्ट कितना है आरबीआई को पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एनपीए को लेकर। बताइए लक्ष्मण, क्या और हाइलाइट्स आए हैं इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में? देखिए, इस हाईलाइट को 2 हिस्सों में बांट कर देखें। एक तो मोटा मोटी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी चिंता जताई गई है ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वहाँ पे चुनौतियाँ अभी भी बरकरार है और चुनौतियों के पीछे 2 वजह है। एक तो महंगाई का खतरा अभी भी बना हुआ है और दूसरा जो अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संघर्ष हो रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन की बात हो, हमास का मुद्दा हो, तो वो लंबा चल सकता है। इस बात की आशंका जताई गई और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यह बताई गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, विकास की रफ्तार तेज है और इस विकास की रफ्तार तेज होने के पीछे 2-3 है वजह है। एक तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है, महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने काबू पा लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मजबूती में है। अब यहां से सरकार या आरबीआई की कोशिश ये होगी कि इन सारे पॉजिटिव फैक्टर को लेकर विकास को और कैसे मजबूत किया जाए। इस बीच बैंकों पर खास फोकस किया गया और बैंकों के बारे में बड़ी बात यह बताई गई है कि बैंकों के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लगातार गिर रहे हैं, मतलब उसमें सुधार हो रहा है। जो एनपीए रेशियो है वो कई साल के निचले स्तर पे पहुंच चुका है, 3.2% पे पहुंच चुका है ग्रॉस एनपीए रेशियो। अगर नेट एनपीए रेशियो की बात करें तो ये घट करके 0.8% पे पहुंच चुका है। एनबीएफसी की भी हालत काफी बेहतर हुई है, वहां भी ग्रॉस एनपीए रेशियो काफी कम होता जा रहा है। तो बैंक की हालत काफी मजबूत है और आने वाले दिनों में और स्थिति बेहतर होगी, इस बात का अनुमान जताया गया है। ओके, तो एनपीए की स्थिति बेहतर होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में 4.4% के आसपास ही जाते दिखाई देंगे, वरना 3.1% पर काफी कॉन्फिडेंट है आरबीआई, एनपीएस बढ़ेंगे नहीं। ये सारी कमेंट्री काफी अच्छी है मानस, लेकिन इंडसइंड, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल में से अगर एक टेक्निकल ट्रेड लेना हो वो क्या बनेगा? देखिए, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और मेरा समझना है कि कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। इन 4 बैंक्स में फिलहाल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को थोड़ा वेट करेंगे, अभी अवॉइड करेंगे। आरबीएल बैंक ने कल रिवर्सल के साइन दिखाया, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, क्लोजिंग उसके ऊपर की थी। मेरा समझना है अगर आज के लिए एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली आरबीएल बैंक पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 263 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 280 रुपए तक के टारगेट, 280 तक के टारगेट आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 283 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आरबीएल बैंक में। और यहाँ पर भी अपडेट वही है कि 9.95% स्टेक दरअसल आईसीआईसीआई प्रू बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। अनुमति मिल गई है, इस समय करीब 3.2% स्टेक उनका है। ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। बैंकिंग पैक में पार्थिव खूब जोश देखने को मिला है और हम सब जानते हैं कि दिसंबर की जो रैली है वो बैंकों के बदौलत ही है। इन 3-4 में से कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या फिर आप बिग बॉय एचडीएफसी बैंक पर अब और निवेश करेंगे?
दोनों एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस रहे और रिसेंटली हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने काइंड ऑफ रैली कैचअप की है, लेकिन स्टिल हमें लग रहा है कि उनके जो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस है जो करीबन 3.5 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे कोट होते हैं उससे तो अभी भी कम चल रहा है। और जिस तरह का रिजल्ट्स ये दोनों बैंक दिखा रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी खरीदी करी जा सकती है। ये काफी हम जानते हैं कि एफपीआई फ्लोज पे डिपेंडेंट है और हमेशा हमने देखा है कि जब भी इंडिया में एफआई फ्लोज बढ़ते हैं तो ये दोनों बैंकों में काफी शानदार रैली आती है और उनके जो वैल्यूएशन है काफी प्रीमियम पे चलते हैं। तो फ्रंटलाइन बैंक्स में तो ये दो बैंक अभी के लिए हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को निवेश डेफिनेटली करना चाहिए। जो सेकंड टियर बैंक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि नेम्स लाइक आईडीएफसी बैंक है, इवन आरबीएल बैंक में भी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स काफी कम हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। और जिस तरह का आरबीआई के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर थे उनको फिर से डायरेक्टरशिप नहीं दी, दैट इज इंडिकेटिव द फैक्ट कि बैंक में काफी क्लीन अप हो चुका है और आगे जाते आई थिंक सुधरने के ट्रेंड्स है। और प्लस आरबीआई जिस तरह से कॉशियस हुए कि अनसिक्योर लेंडिंग को थोड़ा कर्व किया जाए, आई थिंक दैट इज अ गुड साइन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आरबीएल बैंक है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। कल के बाजार में कुछ बड़े सौदे हुए हैं, बड़ा फंड फ्लो आता हुआ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में दिखाई दिया है। तो बल्क डील का डेटा यतिन के हाथ एकदम हैंडी है, बताइए किन पर नजर रखनी है? तो 3 स्टॉक्स हर्षदा जिस पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आजाद इंजीनियरिंग, येस्टरडे लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग में एक बड़ा नाम आपको आता हुआ दिखाई पड़ा बल्क डील में। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी आडिया ने यहाँ लगभग 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 720 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। ऑब्वियसली उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऑफ डेज हाई आया है, लेकिन हाँ एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ डे 1 को आपको आईपीओ के लिस्टिंग पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जाइडस वेलनेस इंटरेस्टिंग है यहाँ, क्योंकि जाइडस फैमिली ट्रस्ट यानी प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ लगभग 3,90,000 शेयर खरीदे 1632 रुपये के दाम पे। वहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक में मोमेंटम आया, लेकिन हाँ ये प्रमोटर्स ने यहाँ खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ मोमेंटम बन सकता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ लगभग 3-4 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो दोनों मिला के यहाँ एक बड़ी बल्क डील होती हुई नजर पड़ रही है। और आखिर में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जी में अगर आप देखें तो प्लूटस वेल्थ ने लगभग 61 लाख शेयर्स फिर से एक बार खरीदे हैं 270 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्लूटस ने पिछली 3-4 दफ़े यहाँ जी में एक बड़ी पोजीशन बनाई है और फिर से एक बार उनका बल्क डील में नाम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल स्टॉक भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, लगभग डेज हाई पे बंद होता हुआ आपको नजर पड़ा था। जी हाँ, प्लूटस पे हालांकि क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पे हमें एक टेक्निकल कमेंट मिल चुका है तो उसको हम दोबारा यहाँ पर खबर के मद्देनजर डिस्कस नहीं करेंगे। बट जायरस जिसका जिक्र यहाँ पे यतिन ने भी किया, इसकी प्लेसमेंट खबर के मद्देनजर जिस प्राइस पर है वो एक अट्रैक्टिव प्लेसमेंट है। इसका साल भर का 1.5 साल का चार्ट अगर जो भी हो रखिएगा। अमित जी, बहुत ही बेहतरीन बेस है मेरे पास और इसने बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज ये लगभग पूरी नवंबर दिसंबर की सीरीज में की। अब मूविंग एवरेजेस में एक लोअर लेवल से कर्व है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इजेक्ट करने के चांसेस अच्छे हैं और सपोर्टिव न्यूज़ फ्लो भी हमारे पास है। अगर ये 1650 के ऊपर खुलता है या फिर 40 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे, सस्टेन करे, तो कहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है? जी वीरेंद्र जी, आपने सही कहा, काफी बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन राउंडिंग बेस में देखा जा रहा है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले आपने जिक्र भी किया था इसके बारे में, डिस्कस मैंने किया था 1650 1620 के लेवल पे स्टॉक में स्ट्रेंथ मेंटेन है। मुझे लगता है इसका रीसेंट स्विंग हाई जो था 1695, वहां तक की तो पॉसिबिलिटी एक बार बनती है। 1695 क्रॉस होगा तो लार्जर मूव्स अनफोल्ड करेंगे। इनिशियली हम 1695 1700 के टारगेट्स के साथ वर्क करेंगे और स्टॉप लॉस 1615 रुपए का रखेंगे। ओके, तो जाइडस वेलनेस जहां पर ऑफ कोर्स फैमिली ट्रस्ट और पैसे लगा रहा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे स्टॉक्स पैसा लगाते हुए दिखाई दिए। पार्थिव, इस पॉकेट पर आपकी तो नजरें होती है नॉर्मली, जाइडस वेलनेस रिटेल निवेशक भी इस समय ले सकते हैं क्या? See, Arshita, I think interesting move है, प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, which is a very good indicative sign। लेकिन एक वीकनेस ये जो मैं कंपनी में देख रहा हूँ, जो उनका फूड और न्यूट्रिशन बिजनेस है, जहाँ पे उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ग्लूकॉन डी है, शुगर फ्री है, कॉम्प्लान है, न्यूट्रालाइट है। यहाँ पे सालों साल अगर देखने चाहे तो डीग्रोथ हुई थी 0.4% की। तो ये आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कंपनी के लिए कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ रिवाइव करे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये स्टॉक काफी लैंग्विशिंग रहा है काफी सालों तक।
अच्छी बात यह है कि उनकी जो पर्सनल केयर सेगमेंट है वहाँ पे करीबन 17% का उन्होंने लो बेस से ग्रोथ देखा था। तो आई थिंक अभी एक पॉजिटिव कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में है कंपनी, उसके जो पीयर्स है काफी कंपटीशन दे रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल फूड और न्यूट्रिशन बिजनेस में ग्रोथ रिवाइव नहीं देखते हम लोग, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे पॉजिटिव कॉल लेना चाहिए। वैल्यूएशन के वाइज आई थिंक फेयरली वैल्यूड है करीबन 28 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे, जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि ग्रोथ नहीं आ रही फूड और न्यूट्रिशन बिजनेस में, तो अभी के लिए हम लोग इसको अवॉइड करने की सलाह देंगे। ओके, तो ये फिलहाल जाइडस वेलनेस आप कह रहे हैं अवॉइड करें, चार्ट्स पर भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में खबरों के बल पर बताइए यतिन, और क्या रेडार पर रखें? 3-4 स्टॉक्स जो फोकस में, सबसे पहले स्वान एनर्जी। बोर्ड ने एक 4,000 करोड़ के फंड रेजिंग की अप्रूवल दी है, तो 4,000 करोड़ रुपए तक कंपनी QIP और इक्विटी इश्यूएंस के जरिए फंड रेज करना चाहती है। अगर आपको ध्यान है तो रिलायंस नेवल का अधिग्रहण और एक बड़ा LNG टर्मिनल कंपनी सेटअप करने जा रही है, जिसके कारण शायद इनको एक बड़ा फंड रेज करने का जो है प्लान दिखाई पड़े आपको नियर टर्म में। तो ये एक स्टॉक है जो रेडार पर रखिए। रेलटेल, इनको 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे से, जहां ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम इनको एग्जीक्यूट करके देना है गुंतल डिवीजन में साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए। तो ये भी स्टॉक फोकस पर रहेगा। सैटिन क्रेडिट, इन्होंने कर्नाटका बैंक के साथ माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्स करने के लिए एक करार किया है, जहां ये लोन ओरिजिनेट करेंगे बैंक के ब्रांच से। तो शायद ये भी स्टॉक आपको अच्छी तरीके से मोमेंटम में आज दिखाई पड़े। रिसेंटली इन्होंने QIP के जरिए फंड भी जुटाया है। और आखिर में मनोरमा इंडस्ट्रीज, बोर्ड बैठक होगी जैन 15 को, जहां ये स्टॉक स्प्लिट करेंगे। मनोरमा एक कंपनी है जहां आपको दिखाई पड़ेगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स चॉकलेट्स बनाने के लिए, खास करके फरेरो रोशर और मोंडेलीज को ये सप्लाई करते हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जहां आपने अच्छे रिटर्न्स देखे और स्टॉक स्प्लिट की यहाँ तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रखेंगे हम। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अब यतिन फिर आपको जो टॉप स्टॉक्स ऑफ द डे है वो लेकर आएंगे मार्केट खुलने के बाद। चलिए कुछ कुछ स्टॉक्स की बातचीत हो जाए। एक तो गाबा जी, रेलटेल पर नजर गई है क्या आपकी? धीरे धीरे करके इस कंपनी के हाथ डिसेंट ऑर्डर बुक बन चुकी है। 120 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने हाल ही में अब बैग किया है। क्या किया जाए स्टॉक में? क्या ट्रेड का मौका है तेजी की तरफ? पर बाई मोड पर तो है रेलटेल, थोड़ा ऐसी जगह पे है कि 5-6 दिन का एक साइडवेज मूव है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मूव मिले, लेकिन सपोर्ट है 280 के आसपास, ट्रेड करा है 296, तो 16 रुपीज का स्टॉप लगाना चाहिए। अगर यहाँ से अप मूव मिलता है तो 320 भी जा सकता है। साइडवेज मूव टू अपवर्ड बायस है, तो डिप बायबल है रेलटेल। वायबल है रेलटेल में। ICICI लोम्बार्ड, और क्योंकि आजकल सबको लेटर मिल रहा है GST टैक्स नोटिस का और कुछ नहीं, तो लगभग मैं जो गणित कर रही थी, एक तो 1728 करोड़ का GST नोटिस, उसके साथ 172 करोड़ की पेनल्टी, तो हो गया मामला नियरली 1900 करोड़ का। अब ऑफ कोर्स कंपनी इसे चैलेंज करेगी कोर्ट में एक्सेट्रा, लेकिन ICICI लोम्बार्ड के लिए है तो ये थोड़ा नेगेटिव। स्टॉक कल 1.5% ऊपर था, आज क्या किया जाए? प्रशांत सावंत, चार्ट्स पर क्या आप देख रहे हैं आप? तो हर्षा जी, इसके लिए एक अहम सपोर्ट है 1375, ऑलमोस्ट 1440 के आसपास क्लोज हुआ है। तो किसी भी वजह से अगर ये 1375 पे आए तो रिस्क आपकी कम होगी। आप वहां पे 1350 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। ये एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास भी लॉन्ग्स हो, अगर 1375 ब्रेक हो जाए तो ही कॉज ऑफ कंसर्न होगा, वरना आप बिल्कुल बने रह सकते हो। तो अगर वो लेवल टूटता है तभी आप पैनिक करेंगे, वरना ठीक है, डिप पर शायद संभल जाए काउंटर। पंजाब नेशनल बैंक, और मुझे याद है PNB एक टॉपिक के तौर पर आया भी था कल परसों। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि FY25 यानी कि नए वित्त वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का। 4% ऊपर है। इस महीने दिसंबर के महीने 20% के रिटर्न्स दे चुका है। 100 के ऊपर जाएगा या नहीं आशीष बहेती? चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से पूरे PSU बैंक्स में रैली बनी हुई है, आई थिंक PNB में अभी भी उस लेवल का कैचअप बाकी है देखने के लिए। तो हमें लग रहा है कि 100 के ऊपर जरूर इसमें पोजीशन 100 के ऊपर जरूर जाता हुआ देखने मिल सकता है। इनफैक्ट 104 तक के टारगेट्स हमें लग रहा है कि इसमें जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई भी डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 92 का एक एसएल मेंटेन करें और 105 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 5 के टारगेट्स के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली अपने कैपिटल को रेज करने की तैयारी और वेल कैपिटलाइज रहने की कोशिश में पंजाब नेशनल बैंक रहेगा।
अगले वित्त वर्ष में। अच्छा, अब दो रिपोर्ट्स जिन पर हमारी नजर गई, एक तो वीनस पाइप्स लेकर आइएगा, और वीनस पाइप, पार्थिव आप बताइए ट्रैक करते हैं या नहीं। डैम कैपिटल खूब बुलिश है, वो कह रहा है कि 1810 तक के लेवल्स ये स्टॉक आगे आपको गेन दिखा सकता है। उनका पूरा मानना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा जो होना था हो चुका, अब यहाँ से एसिड स्वेटिंग शुरू होती हुई दिखाई देगी, नीश मार्केट में है, और अब हाई मार्जिन स्टेनलेस स्टील पाइप बिजनेस स्पेस में भी उतरता हुआ दिखाई देगा। ट्रैक करते हैं क्या स्टॉक? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, बिकॉज जो स्टेनलेस स्टील में जो हाइड्रोलिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स है, वहां पे उन्होंने काफी क्षमता बढ़ाई है, और दैट विल हेल्प देम टू हैव इंक्रीमेंटल मार्जिन्स। और इवन अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो जो सीमलेस पाइप से वहां पे ईयर ऑन ईयर उन्होंने फर्स्ट हाफ में 59% का ग्रोथ दिखा है, और इवन जो वेल्डेड पाइप से वहां पे भी अराउंड 38% का ग्रोथ दिखा है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक मूव। और जिस तरह का इंफ्रा स्पेंड हो रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट कैपेक्स, लेकिन काफी प्राइवेट कैपेक्स रिलेटेड ऑर्डर्स भी इस तरह की कंपनीज को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें इट इज काइंड ऑफ इजी टू पेंसिल इन के आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इसके अर्निंग्स जो है वो मोर देन डबल हो सकते हैं। तो उस लिहाज से फॉरवर्ड बेसिस पे ये कंपनी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो मुझे लग रहा है कि ऑन एनी डिक्लाइंस इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ऐसा स्टॉक रडार पे रखना चाहिए। अच्छा, वीनस पाइप्स का जिक्र हुआ यहाँ पे, रिपोर्ट्स में ही जिस रिपोर्ट का एक और उल्लेख हुआ, या फिर मैं करूँ तो मोतीलाल ओसवाल की जो गेल पे रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा गेल ने अपने कल करियर का सबसे जो सर्वोच्च स्तर है वो छुआ, क्योंकि कल पीएसयूज में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। एक बार आप गेल का चार्ट लेके आइएगा, हम पिछले 4-5 दिन से इसको ट्रेड कर भी रहे हैं। आई थिंक मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में इसकी जो 150 की कॉल थी वो शिवांगी ने दी थी। आशीष बहती जी, मैं इसकी प्राइस की रीडिंग कर रहा हूँ लास्ट लगभग 12 साल की। 15 अक्टूबर 2010 को इसका एक हाई था, उसके बाद वही हाई सिमिलर था 133 पर 4 सितंबर का, उस राइजिंग चैनल का, डेकेड की चैनल का, उस हाई को इसने क्रॉस कर दिया है। प्राइस प्रोजेक्शन इस लॉन्गर टर्म चैनल ब्रेक का क्या बनता है, आपका व्यू इस पर? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, और सिर्फ दिसंबर के महीने में इसमें एक 20% तक का रिटर्न देखने मिला है। जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूसली बरकरार है, इन लेवल्स पे भी हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 170 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 170 तक के जोन इसमें जरूर देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, कोई भी डिप आए तो वहां अगर बाय करेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 150 का एक एसएल मेंटेन करे, और 170 तक के लिए होल्ड करे पोजीशंस को। और डिस्कस में से ही एनएमडीसी में, हालांकि याद रखिएगा पूरा का पूरा मोमेंटम हिंदुस्तान कॉपर में और नाल्को में है, बट एनएमडीसी भी पीछे कहीं नहीं रहा। एक बार एनएमडीसी का चार्ट लेके आइएगा। प्रकाश सर, एनएमडीसी पर आपका टेक, कल करीब 207 की ट्रैजेक्टरी छू दी, बट गौर करने लायक बात क्या थी? हम देखते हैं कि अमूमन ये चल चुका है, बहुत चल चुका है, लेकिन चला कहाँ? इसने वो जुलाई 2011 का अपना एक हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन पॉइंट लगभग 12 साल बाद रिगेन किया है सर। अब यहाँ से क्या और कितना स्विंग बाकी है अभी? वेल, एनएमडीसी का जो स्ट्रक्चर है वो तो अब भी पॉजिटिव है, बाय मोड पर है, 206 पर ट्रेड कर रहा है। इतना है कि 202 का स्टॉप लगा चले, थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है, लेकिन अप मूव ऑन है एनएमडीसी में। तो कहां तक जाएगा? 210, 212 पॉसिबल है, 205, 203 का एक स्टॉप लगा चले एनएमडीसी में, तो एक बाय बनता है एनएमडीसी। ओके, एक एनएमडीसी बाय बनता है। अच्छा चलिए, अब एक काम करता हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे कुछ 4 एक स्टॉक्स रखता हूँ। ये आते हैं हॉट स्टॉक्स की श्रेणी में। याद रखिएगा ये कोई बाय कॉल नहीं है, सिर्फ ये हॉट स्टॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें जो रोल ओवर्स हुए हैं, ऑप्शंस के स्टैट्स हैं, पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं, वो बहुत ही इंप्रेसिव हैं, बहुत ही इंप्रेसिव हैं। एक एक करके स्टॉक लेके आता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए एनटीपीसी ऑल टाइम हाई पे है, बट स्टिल ठीक है, आपके कुछ इंडिकेटर्स ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में होंगे, लेकिन ऑप्शन स्टैट्स, डिलीवरी वॉल्यूम्स, चार्टिकली बहुत ही शानदार स्थिति में। 314 कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। एक ये, दूसरा है एक्साइट, जो कि मैंने कल क्लोजिंग में डिस्कस किया भी था मानस के साथ। ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, अपने लास्ट आई थिंक जो स्विंग हाई को उसने पार किया, एक ऑलमोस्ट 150 रुपए का राउंडिंग बॉटम। ये छोटी मोटी पैटर्न नहीं होती, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंप्रेसिव पैटर्न है। दूसरा ये एल&टी फाइनेंस, ये भी अमूमन एक बहुत ही स्लो मूवर है, बट स्टेडी मूवर है। नज़र रखिएगा एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है, अच्छी यहाँ पर आई थिंक स्ट्रेंथ है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे।
पीएनबी का जिक्र हर्षदा कर चुकी हैं, लेकिन मैं दोबारा नहीं करूंगा। बट चार्टिकली बहुत अच्छी स्थिति में है। और एक बात याद रखिएगा, 2018 की वो खबर है जिसके बाद पीएनबी अपने हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन जोन में गया था, कल इसने उसी 2018 के पॉइंट को जाके स्ट्राइक किया है। अगर इस प्राइस पे सप्लाई नहीं आई, याद रखिएगा, मतलब वो जो 2018 के ट्रैप्ड लोग हैं, तो ये एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और चौथा है दैट्स जीएमआर एयरपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग मूव, एक पर्टिकुलर फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है, नजर रखिएगा। मेरे ख्याल से मैं इन दो स्टॉक्स को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। मानस, आपकी रीडिंग बहुत संक्षेप में पीएनबी और एक्साइड फॉर द डे। देखिए, पीएनबी पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कल भी मैंने इसको रिकमेंड किया था। मेरा समझना है कि स्टॉक में 100 रुपीज के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी पीएनबी में भी। और स्टॉप लॉस आपको 93 रुपीज के नीचे लगाने हैं। एक्साइड भी कल डिस्कस हुआ था, और एक्साइड के जो पैटर्न्स है वो डेफिनेटली अभी भी काफी पॉजिटिव लगते हैं। स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। खरीदारी करने की राय रहेगी 302 रुपए के स्टॉप लॉस से 320 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एक्साइड और पीएनबी, इस पे खासा जोर दीजिएगा। आई थिंक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए जिसने कल काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया और अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस के साथ तो ठीक था, मतलब ठीक है वहाँ पे थे, लेकिन जैसा जिक्र मैंने एक्साइड में किया या फिर जैसा जिक्र मैंने पीएनबी में किया, वैसे ही कुछ ल्यूपिन का एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, वो था जुलाई 2017 का। और कल इसने क्या किया, एक तो उसको स्ट्राइक किया, प्लस ड्यूरिंग कोविड जो इसने स्विंग हाई लगाया था उसको भी इसने बाइसेक्ट कर दिया, जून 2021। मतलब आप समझ लीजिएगा कि इतनी फोर्स है इस स्टॉक में कि पूछिए मत। अमित सेठ जी, आपका ल्यूपिन पे टेक। कल की कैंडल जिसे कहते हैं ना, आई मीन पूरा का पूरा माहौल लूट के ले गई। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का इंडिकेटर था वो। डायरेक्टर साहब, इसके रोलोवर्स के फिगर्स होंगे तो प्लीज रखिएगा। आपका व्यू इस वक्त ल्यूपिन पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट कल ये स्टॉक में स्टडी करा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑलमोस्ट जो कोविड का हाई था, कल स्टॉक ने वॉल्यूम से टेक आउट किया। कल के सत्र का अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें लुपिन में, दैट वाज आल्सो वेरी हाई। तो यहाँ पे एक ऊपर के पोजिशनल टारगेट्स बनते हैं 1400 1450 के, लेकिन क्योंकि कल स्टॉक ऑलरेडी अप था, तो अगर कोई इंट्राडे हमें कोई डिप मिले, हल्का फुल्का 1-1.5% का पुल बैक मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। 1280 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं पोजिशनली, और मेरे टारगेट्स 1400 से लेके 1450 के हैं लुपिन्स में। ल्यूपिन वो अच्छा था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। और बस एक पॉसिबली लास्ट स्टॉक, क्योंकि खबरों का बहुत जिक्र हुआ, जिसने कल झंडे गाड़े, और वो मेरा फेवरेट है। मैंने कल भी कहा था और पिक करते वक्त कहा था कि मेरा फेवरेट है, और ये प्रकाश सर का फेवरेट है। प्रकाश सर, कल हमने एक कॉल ली थी M&M की, लगभग सुबह 1710 प्राइस था, 1745 तक गया था। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं प्रकाश सर, अगर मैं इसकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग करूं तो ये टिपिकल फ्लैग है सर। ये ब्रेकआउट को कैसे रीड कर रहे हैं? अब ये नया जोन M&M में क्या खुल गया है? हालांकि मैंने कहा था कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है सुबह सुबह BTC तौर पर, और लेकिन अब भी अपमूव है और 1720 तक का टारगेट होगा। 1730 चला गया, अब भी मुझे अपमूव नजर आता है M&M में। यहाँ पर अब कहेंगे 1720 का स्टॉप लगा चले, 1750 अब भी पॉसिबल है, क्योंकि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है M&M। ओके, M&M यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आती है और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। खैर, अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और कुछ ही देर में प्री ओपन की शुरुआत होगी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज सुबह अगर आप देखें थोड़े हरे निशान में थे, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, क्रूड की ट्रैजेक्टरी, एशियन मार्केट्स को फिर देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, और उसके बाद हर्ष तौर में शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। अभी हाजिर होते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।